है वेलकम टू द सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। इस वीडियो में हम जो पार्ट बचा था हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी एक्टिविटी को ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ब्रेन हमारा पावर हाउस बोलेंगे हम, यहाँ से सिग्नल पहुँचाए जाते हैं सभी को, है ना। तो सिग्नल पहुँचाने के लिए ब्रीदिंग जो प्रोसेस हो रही है उसमें इंस्पिरेशन हो रहा है, एक्सपिरेशन हो रहा है, तो इसको कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का और किस तरह से कंट्रोल करता है, ये भी हमें इसमें देखना है। और एक्चुअली जो न्यूरल सिग्नल बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, तो रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए जो न्यूरल सिग्नल बन रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पे फोकस करेंगे। सो द कंट्रोलिंग ऑर्गन इज ब्रेन। ब्रेन के दो पार्ट है बेटा, मेडुला ऑब्लांगाटा एंड पॉन्स वैरोली। यहाँ पे मैं हाइंड ब्रेन की बात कर रही हूँ। ये दोनों पार्ट किसके हैं? हाइंड ब्रेन के। जैसे ब्रेन आपका डिवाइड होता है 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। वो हम नेक्स्ट वाले जो हमारा ब्रेन से रिलेटेड लेसन है उसमें तो देखेंगे, पर यहाँ पे हाइंड ब्रेन को हम नोटिफाई कर रहे हैं क्योंकि जो रेस्पिरेशन का सेंटर है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, वो हमारा हाइंड ब्रेन के पार्ट है। और एक पार्ट है मेडुला ऑब्लांगाटा और दूसरा है पॉन्स वैरोली। ये दोनों क्या है? ये दोनों है ब्रेन स्टेम। ब्रेन वाले लेसन में बता दूंगी आपको, ब्रेन स्टेम का पार्ट है। और मेडुला ऑब्लांगाटा मेंटेन द रेस्पिरेटरी रिदम। रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन कर रहा है। तो रेस्पिरेटरी रिदम क्या है आपका? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है उसी को हम तो रेस्पिरेटरी रिदम बोलते हैं। इनहेलेशन के बाद एक्सहेलेशन हो रहा है, एक्सहेलेशन के बाद इनहेलेशन हो रहा है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। एंड सेकंड वाला है पॉन्स वैरोली। ये भी आपका हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है। इसके पास है नीमोटॉक्सिक सेंटर और ये क्या करता है? इट रेगुलेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। रेस्पिरेटरी रिदम जो क्रिएट कर रहा है मेडुला ऑब्लांगाटा, उसके फंक्शन को नीमोटैक्सोनोमिक सेंटर रेगुलेट कर रहा है जो पॉन्स वैरोली के पास है। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने सिग्नल्स के लिए, है ना। एक का मैसेज आएगा तो दूसरा कन्वे करेगा, दूसरे का मैसेज आएगा तो पहला आपको उसको रिस्पॉन्ड करेगा। एंड एक और एरिया है ब्रेन के पास, दैट इज़ द कीमोसेंसिटिव एरिया। एंड कीमोसेंसिटिव एरिया लोकेटेड near to respiratory rhythm। रेस्पिरेटरी रिदम के पास ही ये लोकेटेड रहता है, पॉन्स वैरोली और मेडुला ऑब्लांगाटा के पास ही लोकेटेड होगा। ये क्या करता है? इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे ही ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा, तुरंत सिग्नल कीमोसेंसिटिव एरिया से जाएगा पॉन्स वैरोली के पास, पॉन्स वैरोली से जाएगा मेडुला ऑब्लांगाटा के पास और मेडुला ऑब्लांगाटा से कन्वे होगा लंग्स के पास। तो ये क्या है? आपके न्यूरल सिग्नल है जो क्रिएट हो रहे हैं ब्रेन के द्वारा। एंड जैसे ही ये सिग्नल आपके लंग्स के पास जाएगा, इनहेलेशन प्रोसेस होगी एंड आफ्टर दैट एक्सहेलेशन प्रोसेस होगी, क्योंकि दोनों प्रोसेस आपकी 1 बाय 1 चलती है, साइक्लिक फॉर्म में चलती है। तो एक मैसेज कन्वे होने के बाद आपकी साइकिल यहाँ पे रन हो जाएगी और हर बार साइकिल रन करने के लिए हर बार कीमोसेंसिटिव एरिया को एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि हर बार एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान आपका देखा है हमने, जब हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखा था तब देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कब ज़्यादा होता है ब्लड में? वो जब ज़्यादा होता है जब आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। और सेलुलर रेस्पिरेशन तो कंटिन्यूअस होने वाली प्रोसेस है, तो उसमें से कंटिन्यूअस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कंटिन्यूअस हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, कंटिन्यूअस ब्लड के अंदर मिक्सअप होंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और फिर से वो प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा। तो इस तरह से हमारा ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगाटा, पॉन्स वैरोली एंड कीमोसेंसिटिव एरियाज जो हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करते हैं। तो आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताओ, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपका रेस्पिरेटरी साइकिल है वो 5 सेकंड की होती है। 5 सेकंड की, ओके। आउट ऑफ दैट 5 सेकंड
2 सेकंड में आपका इनहेलेशन होता है और 3 सेकंड में आपका एक्सहेलेशन होता है। हो गए 5 सेकंड। 2 सेकंड में इनहेलेशन हो रहा है। इनहेलेशन कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है, तो इसके लिए एटीपी चाहिए। एक्सेलेशन प्रोसेस कैसी है? पैसिव प्रोसेस है, तो इसके लिए एटीपी की आवश्यकता नहीं है। बट ये 2 सेकंड में ही कंप्लीट हो रहा है और ये अपना कंप्लीट होने के लिए 3 सेकंड का समय ले रहा है। तो दिस इज़ अबाउट द इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में कुछ हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बट हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है ना, वो भी सब में अलग अलग रहता है। जैसे नॉर्मल कंडीशन में हम अडल्ट की बात करेंगे तो वो आपका नियर अबाउट होता है 12 to 16, 12 to 16 टाइम इन 1 मिनट, मैंने बताया था, है ना। यहाँ पे दिखते हैं रेस्पिरेटरी फैक्ट। ओके, 60 टाइम्स पर मिनट ये होंगे आपके इन्फेंट में। इन्फेंट डू यू नो, जो बच्चे ने तुरंत जन्म लिया है ना, इन्फेंट बच्चा जिसने जन्म लिया, जो आपका 1 साल तक का बच्चा है ना, उसको हम इन्फेंट बोलते हैं जनरली। बट जब बच्चा तुरंत जन्म लेता है तो उसका रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो वो 60 टाइम पर मिनट होगा। देन 30 टाइम्स पर मिनट वो होता है 12 मंथ चिल्ड्रन में। 1 साल का जो बच्चा हो जाता है तो उसका 30 टाइम्स, मतलब रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे घट रहा है। 24 टाइम्स वो होता है, 24 टाइम्स पर मिनट वो होता है 2 से 5 साल के बच्चे में। चिल्ड्रन 2 से 5 साल के बच्चों में वो 24 टाइम्स पर मिनट रहता है, और अडल्ट में रहता है वो 12 टाइम्स पर मिनट। ये कुछ रेस्पिरेटरी फैक्ट है जिसको हम याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है और कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। जनरली नीट एग्जामिनेशन में कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। आई होप आपको न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिसीज़। ये लास्ट वाला पार्ट होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम रेस्पिरेटरी जो हमारी सिस्टम है या ब्रीदिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड जो डिसीज़ होंगे, कॉमन डिसीज़, नॉट अबाउट द डिटेल डिसीज़, जो कॉमन डिसीज़ है जो जनरली दिखाई देते हैं, उन डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।